हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने वार्निंग दी है कि इस हमले के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। और पूरे मुल्क भर से अलग अलग तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। कहीं कैंडल मार्च निकाला गया है, तो कहीं पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया गया है, तो कहीं मसूद अजहर के जो तस्वीर है उसको नजर आतिश किया गया है, इमरान खान की तस्वीर को नजर आतिश किया गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार लोगों की तरफ से कि आखिर कब तक और इंतजार करना होगा, आखिर कब होगी कार्रवाई। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं एक बार फिर से आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। इसके साथ ही रोबिंदर सचदेव साहब फॉरेन एक्सपर्ट लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही मीर जुनैद यूथ लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, मेरे साथ वो जुड़ गए हैं। उसके साथ ही प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। शुरुआत जुनैद साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। एक कश्मीरी यूथ होने के नाते जब आप इस तरह के हमले देखते हैं तब आप ये देखते हैं कि कश्मीर का यूथ इसमें मुलव्विस है। एक 22 साल का लड़का जैश ए मोहम्मद में शामिल होता है, पूरी ट्रेनिंग लेता है, किस तरह से अपने आप को उड़ा देता है और उसके बाद उससे पहले वो एक मैसेज जारी करता है इस्लाम के नाम पर, प्रॉफिट के का नाम लेकर इस तरह की बातें करता है। खून उबलता है आपका? बिल्कुल, ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। पूरा जितने भी यूथ है कश्मीर के, चाहे जो भी स्टेक होल्डर्स है कश्मीर के मैक्सिमम, वो इस चीज को बिल्कुल गलत मानते हैं। और पर्टिकुलरली जितने भी मैंने कल से लोगों से बात करी है, हर कोई कहता है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ है। हाँ, बट ये जो यूथ था पुलवामा का जिसने सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन किया था, और उसके वीडियो में आपने देखा होगा कहा कि जब ये वीडियो मेरा बाहर आएगा तो जन्नत में जो हूरें हैं वो इंतजार कर रही होंगी। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान शरीफ में जो है कि कहीं पे ये लिखा ही नहीं है कि सुसाइड जो है कि आपको करना चाहिए, सुसाइड जो है कि ये जहाद है। इन लोगों को उधर जो है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनकी बेवकूफ़ी के कारण जो है कि आप देखिए कि इस टाइम जो पूरे देश में जो एक इन्वायरमेंट बना है, एक माहौल बना है, कितना ख़राब हुआ है जी। जो पीस प्रोसेस को लेके हम लोग कश्मीर में काम करते हैं, जितने भी अच्छे लोग अमन चाहते हैं उधर, इस एक चीज़ की वजह से सब चीज पे जो मुझे लगता है कि पानी फिर गया जी। अब आपको ये लगता है जुनैद कि हर अब कश्मीरी को सवालों के घेरे में रखकर उनसे सवाल किए जाएंगे, हर कश्मीरी को शक की निगाह से देखा जाएगा? पहले से उनके लिए मुश्किलें कम नहीं है, लेकिन वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना और कोई भी शहरी, जो अमन चाहते हैं, चैन सुकून चाहते हैं कि तालीम का दायरा वहां पर बढ़े, वहां पर खुशहाली हो, उन तमाम लोगों के को लेकर भी एक तरह का एक सवाल उठेगा और लोग सवाल पूछेंगे आपसे, जैसे अभी मैंने ही आपसे सवाल पूछा है इसको लेकर। बिल्कुल लोग सवाल करेंगे। मतलब जो घटना घटी है, लोग तो हमसे मतलब खफा भी होंगे, उंगलियां भी उठाएंगे, मगर ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक कश्मीरी ने गलती करी तो पूरा कश्मीर जो है कि गलत है। इसे हम ये नहीं मैं ये नहीं कह रही कि पूरा कश्मीर गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि एक के किए की सजा अब तमाम लोगों को मैं ये नहीं कह रही भुगतनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम उनसे सवाल तो पूछा जाएगा। जहां भी अगर लोग देखेंगे कोई कश्मीरी मुसलमान है तो उससे सवाल पूछेंगे, लोग उससे पूछेंगे कि भाई आखिर क्या किया जा रहा है, क्या हो क्या रहा है कश्मीर में। आखिर इतनी छोटी छोटी उम्र के लड़के जिन्हें अपना करियर बनाना चाहिए था, जिन्हें आगे जाकर अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए ख्वाब देखने चाहिए थे, वो फिदाइन हमले में मुलव्विस हो रहे, फिदाइन बन रहे हैं वो। बिल्कुल सवाल तो पूछे जाएंगे, मगर ये गवर्नमेंट का भी एक प्रेरोगेटिव, गवर्नमेंट को भी ये डिसीजन लेना चाहिए। देखिए कश्मीर में जो इस टाइम जो सूरत हाल बनी हुई है, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को हाथ में कलम होना चाहिए, जिन लोगों को हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, वो लोग बंदूक उठा रहे हैं जी। और पहली बार ऐसा वाकया सामने आया है कि इतने सालों में कि कश्मीरी ही जो है कि सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल, चाहे गवर्नमेंट इस चीज में कैसे रिटाइलेशन करेंगे उस चीज में हम नहीं जाएंगे, बट जो भी होगा हमें कश्मीर में जो है इस टाइम इन चीजों से हमें लगता है कि हमें जो सेकेंड लाइन टेररिज्म है, चलो ठीक है, फर्स्ट लाइन टेररिज्म को तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम इस चीज को
जो है कि अच्छे से रिटेलिएट करेंगे, रिटेलिएशन तो होगा ही, बट इसके बावजूद साथ साथ जो है कि हमें फ्यूचर डिस्कोर्स सोचना चाहिए कि हमें आगे जो है कि ये यूथ जो बंदूक उठा रहा है इनको कैसे रोका जाए। उस चीज़ के लिए एक कंक्रीट पॉलिसी होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। जी संजय जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हमें बात करते हैं कि कश्मीर में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं लगातार, मैं आपसे सवाल पूछूं इससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। पुलवामा हमले के बाद हुकूमत का बड़ा कदम, हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर को दिल्ली बुलाया गया है। अजय बिसारिया को सलाह मशवरा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो हम आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद हुकूमत का ये बड़ा कदम है। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर को दिल्ली बुलाया गया है। अजय बिसारिया को सलाह मशवरा करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो अजय बिसारिया को राय मशवरा करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए दिल्ली बुला लिया गया है। और पुलवामा हमले के बाद ये अहम कदम हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से कि हिंदुस्तानी जो हाई कमिश्नर हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है। अजय बिसारिया को सलाह मशवरा करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 1 पार्ट 2 अब चल रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनकी कमर तोड़ी जा रही है। खासतौर पर हमने देखा कि जैश ए मोहम्मद पर सबसे ज्यादा वार किया गया, बड़े बड़े उनके कमांडर्स जो हैं वो मार गिराए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक गाड़ी में 350 किलोग्राम हाई इंटेंसिटी का अगर विस्फोटक उसमें मौजूद रहता है, यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि महीनों की पुरानी प्लानिंग एक तरह से चल रही थी। उधर मारा जा रहा था जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों को, मिलिटेंट्स को, और इधर साथ के साथ वो प्लानिंग कर रहे थे। जी, इसमें कोई शक नहीं है जी कि ये जो प्लानिंग है काफी टाइम से चल रही है। क्योंकि जैसे आपने कहा 350, कोई कह रहे हैं 200 किलो एक्सप्लोसिव, चाहे वो RDX हो चाहे PK हो, जो भी है, इस तरह के एक्सप्लोसिव्स को इकट्ठा करना, उसको इल्जाम देना, और जबकि इन रिपोर्ट्स थे कि अफगानिस्तान का जो ID स्पेशलिस्ट है उसने इन्फिल्ट्रेट किया है, तो इस तरह के इनपुट्स होने के बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि उसने इसको इल्जाम दिया। लेकिन जब इस तरह के कॉन्वॉय मूव करते हैं, काफी इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिसको SOP बोलते हैं, उसको मद्देनजर रखते ही ये इस तरह के कॉन्वॉयज मूव होते हैं। तो बहुत आश्चर्य की बात है। पर मुझे लगता है, इससे पहले मैं कहूँ, हो सकता है कि मौसम काफी टाइम से खराब था, काफी टाइम जम्मू के अंदर भी कई एक थे स्टूडेंट्स जो श्रीनगर जाना चाहते थे। कई बार रिपोर्ट आई कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको श्रीनगर जाना है, तो रास्ता बंद होने के कारण, और जब रास्ता खुल गया और एक ही हाईवे है अपने पास, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है, उसके ऊपर मुझे कई बार ये ताजुब होता है कि दिन दहाड़े जब 2500 लोग जब मूव करने हैं, और इस तरह की चाहे कितने भी आप डिस्टेंस रखें, मैं कहूंगा कि डेफिनेटली जो बिटवीन द व्हीकल्स जितना भी स्टैंडर्ड डिस्टेंस होना चाहिए, शायद इन्होंने मेंटेन किया हो। नहीं तो 200 किलो एक्सप्लोसिव जिसकी आवाज 10 किलोमीटर तक जाए, ये तो वर्स्ट कैटास्ट्रोफी। हम तो कहेंगे कि काफी जबरदस्त नुकसान हो सकता था। लेकिन इस तरह इस वक्त, वो भी दिन दहाड़े 3:30 बजे के आसपास अगर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं पर थोड़ी सी लापरवाही ऐसे लगता है। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट था, इस तरह का था, और ये सवाल भी पूछे गए थे, और ये पूछा गया था कि इस तरह का इनपुट है, तो ये कहा भी गया कि नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठा जा रहा है कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो ये फिर इस तरह से, फिर ये हमला किस तरह से हो गया? अब ये है कि पहले क्या होता था, कॉन्वॉय जब मूव करते थे, कोई भी सिविलियन व्हीकल्स हम अलाउ नहीं करते थे, और ये आर्मी कॉन्वॉय, सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय निकल जाती थी। पर अब क्योंकि माहौल ऐसे लग रहा था कि ठीक हो रहा है, जो वारदातें हो रही है सिर्फ मिलिटेंट्स के ऊपर हो रहा है, और मिलिटेंट्स काफी गए, उनके कमांडर्स काफी गए, और 5 फरवरी के बाद जरूर हाफिज सईद के जो जिस तरीके से बयानात आ रहे थे, और मैं कहूंगा कि जो वैली पॉलिटिशियंस हैं वो भी क्लियर कट बोलते नहीं हैं, ऐसे लगता है वो फेंस सिटर्स हैं। कभी वो नॉर्मल एज एन इंडियन बात करते हैं, कभी ऐसे लगता है कि वो सॉफ्ट
सेपरेटिस्ट हैं, उस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की वो तो ऐसा लगता है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो दूसरी तरह की बात करते हैं, हुकूमत से बाहर हो जाते हैं तो दूसरी तरह की बात करते हैं। हमने महबूबा मुफ्ती को देखा कि किस तरह से उन्होंने जब इमरान खान के बारे में कहा, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल अलग अलग तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं, और खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं उनकी तरफ से। ये कहा जाता है कि दोस्ती का एक हाथ आगे बढ़ाइए आप, हम अपनी तरफ से 10 कदम हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए कि हम तो हाथ हमेशा से आगे बढ़ाते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है वो हम सबके सामने है। और फिर सवाल ये उठता है कि आखिर किस बिना पर फिर रिश्ते मजबूत करने की बात कही जाती है। मेरे साथ राजवीर शर्मा साहब भी मौजूद हैं। राजवीर जी, जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों की हम बात करते हैं, हमेशा से ये कहा जाता है और कि आप अपना पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर उनसे रिश्ते बेहतर होंगे तो एक अमन चैन सुकून का माहौल बना रहेगा। ये कोशिशें हमेशा से हिंदुस्तान की तरफ से की जाती रही हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी की थी जब वो पाकिस्तान गए थे, लेकिन हमेशा पलटवार ही होता है हिंदुस्तान पर। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदुस्तान वैसे भी शांति पसंद देश है जी, और ये बात भी सच है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी नहीं बदल सकता है। इसके हिसाब से ही हम भारतवर्ष ने हमेशा एक ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, और दूसरे ये भी हिंदुस्तान हमेशा कहता रहा है कि बजाय इसके कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ गन उठाएं, आप अपने देश में तरक्की लाएं, अपने देश को मजबूत करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये हिंदुस्तान की हमेशा इच्छा रही है। लेकिन ये भी सच है उतना ही कि जितना हिंदुस्तान उनको बढ़ा हुआ देखना चाहता है, तरक्की करता हुआ देखना चाहता है, उतना ही पाकिस्तान नीचे गर्त में जा रहा है। और उसका वास्तविकता ये है कि अब इतना वो कंगाल हो गया है कि वहाँ की जनता कब रिवोल्ट कर दे इसका खतरा उनको बना हुआ है। इसलिए जनता रिवोल्ट ना करे, उसके लिए भी वो कई बार उसी तरीके के हथकंडे अपनाता है जो पहले अपनाता रहा है। लेकिन ये जो कायराना हमला पाकिस्तान ने करवाया है और जिस तरीके से हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, इसके खिलाफ तो पूरे हिंदुस्तान में उसी प्रकार का गुस्सा है जैसे कभी कोई देश सीधा हमला करता है तब भी वैसा ही गुस्सा किसी देश में होता है, वैसा आज हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये केवल गुस्से की बात नहीं है, ये सच्चाई ये है कि हमको इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी देश अपनी सारी मर्यादाएं भूल करके, अपने सारे किनारे तोड़ करके और अपनी मानवता को भूल करके इस तरीके का एक हैवानियत दिखाने की कोशिश करता है, तो हैवानियत का मुकाबला किया जाना चाहिए और उसका जवाब भी उतना ही मजबूती के साथ और मुंह तोड़ तरीके से देना चाहिए। जी संजय कुलकर्णी साहब, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है। अगर जंग होती है तो खून दोनों तरफ से बहता है, अगर इकोनॉमिक नुकसान भी होता है। ये जो एक है, ये एक पेचीदा सा कैच 22 सिचुएशन है जी। जो पाकिस्तान है, इट यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी और इंडिया सेंट्रिक है। वहां पे फौज जो है, एक ही ऐसा देश होगा जहां देश फौज का है और फौज देश के लिए नहीं है, वो खुद ही पूरे पाकिस्तान को अपना समझ करके चलाते हैं हुकूमत। तो इस तरह के माहौल में जब आप देखेंगे, पाकिस्तान जो है जनरल जिया के बाद उसने घोषित कर दिया इस्लामिक स्टेट। अब इस्लाम में भी, मुस्लिम में भी एक सेक्युलर हैं, कुछ मुस्लिम देश हैं और कुछ बिल्कुल ही जिसे कहेंगे इस्लामिक हैं। एक टर्की देख लीजिएगा, मोर सेक्युलर, बाकी इन बिटवीन, एंड देन यू सी अ वेरी वहाबी एब्सोल्युटली इस्लामिक सऊदी अरेबिया। उससे हम लोगों ने, पाकिस्तान ने अपने आप को अलाइन करने की कोशिश की। जब अपने आप को उस तरह इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया तो आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। जिस तरह का वजूद के जो शक अब उनको हो रहा है कि हम क्या हैं, अगर उसका वजूद है तो एंटी इंडिया, That is all that Pakistan stands for today. अगर उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान को सबक सिखाना, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जैश-ए मोहम्मद जो है और इस तरह के तंजीम्स हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा है या तालिबान है या हिजबुल मुजाहिदीन है, जिनके साथ इनका तालमेल है, ये इनका शुरू से ही, मैं कहूंगा शुरू से ही, दे आर प्रो पाकिस्तान, दे आर वांटिंग कश्मीर टू बी विद पाकिस्तान। तो हम लोगों को मालूम है
कि उनका मकसद क्या है। तो वी शुड नॉट टेक इट बी कॉम्प्लिसेंट। मेरी ये राय है, जब हमें मालूम है कि इसके 2 सींग हैं तो इसको शक ही नहीं है ये क्या है। अगर इस तरीके से उस पर कार्रवाई करनी है तो वी शुड बी रेडी एट ऑल टाइम्स एंड वी मस्ट बी एबल टू टीच देम अ लेसन सो हार्ड सो स्ट्रॉन्ग कि वो घुटने टिका दे और ये ना कहे दोबारा कि भाई हम मानेंगे। अगर हम इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगे, of course simultaneously as you rightly brought out, since he's the youth leader, we must win the hearts and minds of the people. अभी आप देखें, जब भी कभी भर्ती होती है या कहीं नौकरी तो बड़ी तादाद में जी बिल्कुल, मतलब आपको आश्चर्य होगा। मैं तो इतने साल वैली में रहा, डोडा में रहा, जम्मू में रहा, लद्दाख में रहा, मैं कह सकता हूं, और इनको बगल में बैठे हुए देख करके मैं ये कह सकता हूं कि यू नो द नंबर ऑफ पीपल हु लव and as it is, जो कश्मीरी by nature is more Sufi, is more peaceful. Islam as a religion is also very peaceful. It means Islam, it is absolutely peaceful. It follows the straight path. लेकिन ये जिस तरह रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, इट इज ISI एंड कॉम्बिनेशन विद ISIS, जो एक तरीके से तो उसमें भी ये है आजादी हटगई और कैलिफेट। सऊदी की तरफ से जो फंडिंग लगातार जारी है, एक वहाबिज्म को जो बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही है, उसका भी हम नतीजा ये देख रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वादी मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे आसान टारगेट है, जहां पर ऑलरेडी वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत आसान टारगेट बन गया है। इमरान खान भी सऊदी अरब गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने हाथ फैलाया था, कितना मिला ये तो पता नहीं, लेकिन हर जगह हाथ जरूर फैला रहे हैं। और लगे रहा है कि जो हालात फिलहाल जिस मुल्क के हालात ये हो और वहां पर इस तरह से दहशतगर्दी पनप रही हो सचदेव साहब, तो आगे आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि और हालात उसके बद से बदतर हो जाएंगे। जहां एक तरफ उसे कोशिश करनी चाहिए किस तरह से हिंदुस्तान से रिश्ते हमवार करके वो अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क हैं और हम लोगों की जबान एक है, बहुत सारी चीजों में कल्चरली भी हम बहुत सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हमारा पहनावे में भी बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे हम ये देखें तो बहुत सारी चीजों पर हम एक से दिखते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि एक उम्मीद के साथ इमरान खान आए हैं, यूथ ने उनको चुनकर वहां पर भेजा है, तो वो रिश्ते हमवार करते। उन्होंने दिया क्या हमें? डेफिनेटली जब वो आए थे उन्होंने कहा था उनकी जंग तो पॉवर्टी के अगेंस्ट है, एंड लिव एंड बहुत बड़ी बातें की थी, बहुत बड़ी बातें करी थी। बट पॉइंट इज ना, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड टू लिविंग ऑन एड। अमेरिका से एड आती रही, काम चलता रहा उनका। दे आर नॉट लुकिंग एट कि इंडिया से होगा कितना फायदा होगा, और ऑलरेडी हमेशा ही हमारा कुछ बैरियर रहता था बिकॉज ऑफ कश्मीर। तो पाकिस्तान की जो यूजुअल आउटलुक रहा है वो ये, या तो एड या जो भी कुछ है पैसा, या तो यूएस से या वर्ल्ड बैंक से या सऊदी से और अब चाइना से। तो इंडिया की तरफ से चाहे पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और जो MFN था या आगे जो भी ट्रेड हो, तो स्कोप तो बहुत है। बट पाकिस्तान हैज नॉट बीन लुकिंग एट दिस। पाकिस्तान दूसरी तरफ रास्तों में देखता है अपना इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स के लिए। सेकंड, भारत के साथ एक तरह का वो बैकयार्ड देख रहा है, और बड़ी लो कॉस्ट इंटरवेंशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कश्मीर में प्रमोशन करा रहा है, यू नो सेपरेटिस्ट आइडियाज का, मिलिटेंसी का, इन सब का, उसमें पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्या जा रही है? एक तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो कि इनफैक्ट वो भी इक्वल डेंजर है हमारे लिए, प्रोपेगेंडा, राइट? एंड सेकेंडली, अब ये जैसे 300 kgs यू नो these explosives या आर्म्स, कलशनिकोव्स वगैरह या टेररिस्ट को भेजने का फैसिलिटेट कर रहा है आराम से, तो इसमें उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। तो ये बड़ा लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, और उसके लिए अच्छा, बिकॉज इट कीप्स इंडिया ऑन द बॉयल। बट इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान बाहर दिखता है ना। कब तक पाकिस्तान ऐसा करेगा? जैसे हम पहले बात कर रहे थे, करीब 6 महीने पहले मैं कुछ होपफुल था कि इकोनॉमिक कारण के कारण, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो उनकी बैंकिंग बंद करने जाने का थ्रेटन कर रही है, अभी भी कर रही है, जी, फोकस कहीं और जाएगा। हाँ, कि वो रियली कॉर्नर हो गए थे। बट जैसे आप अभी भी कह रही थी, पिछले 3 महीने में अफगानिस्तान को लेके जो ट्रंप साहब ने पीछे विड्रॉ करा अमेरिका, और उसमें पाकिस्तान को वहां रोल दे रहे हैं, ठीक है ना। चाहे अमेरिका एक तरफ इकोनॉमिक एड तो बंद कर दिया है, राइट, बट मरता क्या ना करता वो पाकिस्तान के साथ एंगेज होते रहते हैं। अमेरिका की ट्रेजेडी ये रही है मेरे ख्याल से। और उसामा बिन लादेन
बिन को किसने बनाया, ये किसी से छुपा नहीं है। CIA का रोल क्या रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान में उसका क्या स्टेक है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये एक तरह का दोहरा चेहरा भी है अमेरिका का कि एक तरफ वो हिंदुस्तान से दोस्ती भी दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से वो अपनी दोस्ती को तोड़ता नहीं है। तो ये भी एक बात है। इस तरह से भी हिंदुस्तान को एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि किस तरह से उसे पूरी तरीके से अलग थलग किया जाए। राजवीर जी, आपको क्या लगता है कि जम्मू में फिलहाल जिस तरह के माहौल अभी फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में ये एक और चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि और किसी जगह भी इस तरह के वाकयात खुदा ना खास्ता पेश आ जाएं? नहीं, ये बात आपने जो कही है कि जिस प्रकार के वहाँ हालात बने जम्मू के भीतर, आपने सुना होगा कि वहाँ पर एक रिपोर्टिंग ये हुई कि जब वहाँ जम्मू बंद कराने का प्रयास हो रहा था और कुछ दुकानें बंद करने की कुछ अपील की जा रही थी, तो उसी समय कुछ स्लोगन्स उठे और वो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स उठे। मुझे लगता है कि इस माहौल में किसी को भी कोई ऐसा स्लोगन या कोई ऐसा नारा नहीं देना चाहिए जिससे कि शांति खराब हो, कानून व्यवस्था बिगड़े। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, वो जिस प्रकार से इस समय एक नज़र आ रहा है, उसी एकता को हम सबको बनाए रखना चाहिए। और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर शामिल करते हुए हमको शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस की। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी चर्चा हो रही थी पाकिस्तान के दोहरे बर्ताव के बारे में। मुझे लगता है कि ये कोई दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तान जो बात कर रहा है वो एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए बात करता है। जो उनका इंटरनल पॉलिसी है वो पूरे तरीके से एंटी इंडिया है और भारत को वो डिस्टेबलाइज करने का शायद ख्वाब देख रहा है जिसमें वो कभी सफल तो होगा नहीं, लेकिन इस तरीके की जो हरकतें कर रहा है इससे उनका नुकसान पाकिस्तान का होगा। अगर आप देखें कि जो इमरान खान जो भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद, हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, वो भारत एक स्टेप बढ़ाएगा तो हम दो बढ़ाएंगे, ये उन देशों के लिए था जिनके यहाँ वो कटोरा लेकर जाते हैं कि भाई देखो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए हिंदुस्तान ही आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा है, आगे नहीं आ रहा है, इसलिए हमको आप जितना भीख दे सकते हैं वो दे दें। तो ये जो दोहरापन है, ये दोहरापन केवल एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए है और अपनी खाल बचाने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमको इस प्रकार की जो एक घटनाएं होती हैं, और सही कहा उन्होंने कि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है ये जो टेररिज्म है पाकिस्तान के लिए, तो ये तो सही है, लेकिन हम इस दुखद परिस्थिति से बाहर कैसे आएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि 3-4 बातें हिंदुस्तान को इस समय करनी चाहिए। और जहाँ तक मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक एक्शंस की बात है, आई एम सर्टेन दैट इंडियन गवर्नमेंट एंड must be on the job and they must be trying to what and where and how to strike and how to really take revenge। और ये रिवेंज लेना जरूरी भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। एक दो बातें तो कम से कम हमारे सबके सामने आई हैं कि पाकिस्तान से जो MFN का दर्जा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है, उसको हमने वापस ले लिया है। और दूसरी बात ये हमारे सामने आई है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग आर्मी, उनको खुली छूट दी है कि वो कब, कहाँ, कैसे क्या करना है, इसके लिए वो एक स्ट्रेटेजी बनाए। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि हमको अभी जुनैद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ के जो यूथ है उसको हमको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करें? अगर आप मेन स्ट्रीम की बात करें तो हिंदुस्तान लगातार, और वहाँ की सरकार भी ये लगातार कोशिश करती रही है कि जो वहाँ का युवक है जो उसको हम नौकरियों में लाएं, हम उनको आगे लाएं। लेकिन उसके ये हमने देखा कि अभी रिपब्लिक डे गया है, जिनको परमवीर चक्र दिया गया है, हमने देखा कि वो मिलिटेंसी में ही थे,
बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ी, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जी, फौज ज्वाइन की, और किस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया और किस तरह से उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि अगर आप वो रास्ता छोड़ते हैं तो खुली बाहों से यहाँ पर स्वागत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत तैयार है, बढ़ावा भी देंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि जो सोर्सेज है ना, जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज वहाँ कश्मीर में बैठी हुई हैं, मुझे लगता है कि उस पर हमको रीथिंक करना चाहिए। क्या उनको हमें खुले घूमने देना चाहिए? क्या हमको सिक्योरिटी उन्हें देनी चाहिए? जो लगातार हिंदुस्तान को ब्लीड करने के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और हमारे यूथ को भड़का रहे हैं या उसको रेडिकलाइज कर रहे हैं, उसमें उनका योगदान है। शुड इट नॉट बी रीथॉट, बिल्कुल, कि उनके साथ क्या व्यवहार करें जी, ये हमें लगता है जरूरी है। जी जुनैद, आप जाहिर सी बात है कि ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं, आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। क्या आपको लग रहा है कि एक पीस प्रोसेस जो आप लोगों की तरफ से, आप जैसे जो यूथ हैं जो वहां पर चलाने की कोशिश की जा रही थी, उसको क्या इस हमले के बाद एक झटका लगा है? और क्या आपको लगता है कि फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी? कुछ यूथ ऐसे होंगे जहां वो देख रहे हैं कि हुकूमत तैयार है खुली बाहों से आपको एक्सेप्ट करने के लिए, जॉब्स के लिए, या जो भी मिलिटेंसी का रास्ता छोड़ते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। अब लग रहा है कि आपको ये तमाम प्रोसेस जो है वो रीथिंक किया जाएगा, और जो चीजें एक पूरा पीस प्रोसेस जो आप जैसे लोगों की तरफ से शुरू किया गया था, वो भी एक नए सिरे से सोचने और समझने की और शुरू करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये जो हमने अभी तक 1-2 साल से जो हम पीस प्रोसेस में काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि इससे, इस अटैक से जो है कि इस चीज़ पे बहुत असर पड़ा हुआ है। और जो पाकिस्तान अभी क्लेम करता जा रहा है कि कश्मीरी लोग हमें अपने हैं, मतलब आप देखिए कि अब के बाद जो है कि कश्मीरियों को कितनी सख्तियों का सामना करना पड़ेगा जी। वो मतलब थोड़ी ये है कि कश्मीर में अगर मतलब एक पीस प्रोसेस चल रहा है तो इसको अफगानिस्तान बनाने की कोशिश करी जा रही है। अफगानिस्तान में देखो, जब कॉन्वॉय चलती है तो 15 मीटर की दूरी, जो डिस्टेंस जो है मेंटेन करना पड़ता है, वही अब कश्मीर में होगा। कॉन्वॉयज चली जाएंगी और जो है कि लोगों को सख्तियां झेलनी पड़ेंगी। वो जो चीज़ें है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ा है हर एक चीज पे, न कि युवाओं पे। इसे मतलब आप एक चीज बताइए कि इसे क्या कुछ नहीं इफेक्ट हो सकता है। बट हाँ, आप अभी कह रहे थे कि कम्युनल हार्मनी जो है कि हमें मेंटेन करनी चाहिए। इसमें जो है कि हमें शहीदों को लेके जो है कि सियासत नहीं करनी चाहिए, इससे और पोलराइजेशन बढ़ेगी। और जो है कि इस पे हमें एक रद्द अमल अपनाना पड़ेगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। जो एक रेडिकलाइजेशन हो रखी है, जो इसमें वहाँ के जो लोग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन कश्मीर में हो, यूथ बंदूक उठाए, क्योंकि मतलब उनका तो मकसद पूरा हो रहा है, वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, उनका तो मकसद पूरा हो रहा है। बट अब हमें ये देखना है कि लाइकवाइज यू सी अमेरिका हैज गॉट 75,000 ऑनलाइन वॉरियर्स। अभी हमारे जितने भी ये जवान शहीद हुए हैं, इनके बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं, कितना मतलब सोशल मीडिया पे, कश्मीर की मैं बात करूंगा, कितना लोग इनके बारे में लिख रहे हैं। संजय जी, लगातार हम ये देख रहे हैं और सवाल जो है उस कश्मीरी के लिए भी जहन में लगातार आते हैं जिसका कोई कसूर नहीं, जो हिंदुस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता है, जो चाहता है कि वो भी उस तरक्की में का जो पहिया आगे बढ़ रहा है उसमें भी वो भी अपना हाथ आगे लगाए। लेकिन अब चीजें जो है ऐसा लग रहा है इतनी खराब अब हो गई हैं कि नए सिरे से अब शुरुआत करनी पड़ेगी, और लग रहा है कि अभी आगे कुछ आने वाले दिन तो बहुत तशवीशनाक और बहुत टेंस्ड रहने वाले हैं। जी संजय जी, आपसे मेरा सवाल। मैं चंद एक बातें बताना चाहूंगा इससे पहले कि ये इट्स अ वेरी डेडली कॉकटेल। एक तरफ इट्स एन आइडियोलॉजिकल थिंग और दूसरी तरफ मिलिटेंसी जो आजादी के लिए जो वो चाहते थे, इसी प्रकार से जो सालों साल से वो मांग करते आए हैं। लेकिन ये जो आइडियोलॉजिकल डीरेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ, डीरेडिकलाइजेशन ऑफ द क्लर्जी ऑल्सो, ये जो एक माहौल सा पैदा हो गया है, इसको हम लोगों ने एड्रेस करना है। साइमल्टेनियसली विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स जो हम लोग लगातार करते आए हैं। So you think that it should go, पैरेलली, आप बातचीत
और दूसरे तरीके के जो आपको कदम उठाने हैं, पाकिस्तान को ये सबक सिखाना है, जो करना है, हुकूमत को, फौज को, वो अलग, और पैरेलली आपको कश्मीर में क्या करना है, किस तरह से उनके दिल जीतने हैं या उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करना है, ये चीजें पैरेलली चलनी चाहिए। ये चलता रहेगा जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो फौज है, उसका बिजनेस जो है, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ अबाउट $20 बिलियन। $20 बिलियन का बिजनेस है, जिसमें वो $10 बिलियन अपने ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि उसका बजट जो है वो $10 बिलियन के आसपास का है, और बाकी जो है वो इस तरह का जो प्रॉक्सी वॉर में लगाने की कोशिश करते हैं। सो पाकिस्तान आर्मी को किसी तरीके से किसी चीज की जरूरत नहीं है। इट इज अ सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड आर्मी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। उसके अलावा वो एड लेते हैं, उसके अलावा वो बाकी सब जगह जाते हैं। और ये जो इमरान खान घूम रहे हैं विद अ बेगिंग बोल, दिस इज प्राइमरली टू रन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि जितना पाकिस्तान अपनी फौज के ऊपर खर्च करती है, तकरीबन उतना ही हम अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस पे खर्च करते हैं, और जितना हम अपनी फौज के ऊपर खर्च करते हैं, उतना चीन जो है वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खर्च करता है। और जितना चीन अपने पूरे फौज के ऊपर खर्च करता है और अपने इंटरनल सिक्योरिटी पे खर्च करता है, उतना अमेरिका जो है वो अपने उनका बजट है। सो इट इज द मोस्ट लो कॉस्ट ऑप्शन पाकिस्तान को है कि किसी तरीके से आप ये करते रहें, इंस्टेबिलिटी फैलाते रहें। और थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी के जो लोग हैं उन्हें भी अब थोड़ा आगे आना पड़ेगा, उनको इस बहकावे से हटना पड़ेगा, उनको ये सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें, क्योंकि हम ये भी देखते हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोकल मिलिटेंट्स को किस तरह से बचाने की कोशिश की जाती है। ये भी देखा जाना चाहिए, जब जनाजे निकलते हैं तो हजारों की तादाद में जब लोग उसमें शामिल होते हैं, वो भी देखा जाना चाहिए। तो कश्मीर भी किस तरह से, जी आप ओवरग्राउंड वर्कर्स देखिए, जब तक हम सख्ताई से पेश नहीं आएंगे, आप देखिए 1965 की लड़ाई में देखिए, 1971 की लड़ाई में देखिए, किस तरीके से वैली के सारे के सारे कश्मीरी मुसलमान साथ में थे। ये तो हो ही नहीं सकता था। अब तो कॉन्वॉय नहीं जा रही, और कॉन्वॉय को उन्होंने अब देखिए पूरे 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, कुछ हुआ? कोई कॉन्वॉय पे कोई हमला नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब द पीपल वर विद द आर्म फोर्सेस, पीपल वर विद, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां आप मौजूद हो वहां के लोग अगर आपके साथ ना हो और मिलिट्री अपना ऑपरेशन कर रही हो, तो उसके लिए इम्पॉसिबल सी चीज हो सकती है। और लोग वहां पर साथ थे, कश्मीरी वहां पर साथ थे, तभी ये मुमकिन भी हो पाया। लेकिन अब हालात जो हैं वो बदल रहे हैं, और ये कई अहम सवाल भी उठाते हैं कि आखिर हालात क्यों बदल रहे हैं। उत्पल जी, मेरा आपसे सवाल है कि हालात सुधरने चाहिए थे, लेकिन लग ऐसा रहा है कि कश्मीर जो है वो फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया है, जिससे उसे वापस लाकर एक स्टेबल पोजीशन में लाकर खड़ी करने की कोशिश की गई थी। बुशरा जी, आपका परमिशन हो तो हम वो थोड़ा दूसरा तरीके से जुनैद साहब को पूछेंगे। जी जी जुनैद जी, देखिए आज से 6-7 साल पहले तक हम लोग उधर सब बहुत नौकरी किया। नॉर्थ कश्मीर जो है, कुपवाड़ा बोलो, बारामूला, सोपोर, त्रेहगांव, ये था हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी। और उसका मिलिटेंसी में बहुत प्राइड होते थे। हमको याद है एक मिलिटेंट पकड़ने के बाद दूसरे आदमी के बारे में बोल रहे हैं, साहब वो तो सिलेंडर है। हमने सिलेंडर का मतलब क्या बोले? सरेंडर्ड मिलिटेंट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सिलेंडर। मीन्स आपको इस इज ब्लास्फेमस टू बिकम ए सरेंडर्ड मिलिटेंट। लेकिन ये साउथ कश्मीर में ना, साउथ कश्मीर जैसे सोफिया, अवंतीपुर, पुलवामा जिधर हुआ, ये 4-5 साल से ऐसा हो रहा है। इधर इतना नहीं होता था।